हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एस्टेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है और आज अगेन जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका सीडीपी यानी कि बाल विकास साइकोलॉजी से रहेगा। हम यहाँ पर लर्निंग की थ्योरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका ऑलमोस्ट 85% कंटेंट मैं आपका ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए है। साथ ही जो आपकी जेबीटी की भर्ती निकली हुई जिसमें आपका सेम सी आपका जो कंसेप्ट लेवल है वो पूछा जाएगा, जो कि साइकोलॉजी का है 20 मार्क्स का, वो भी आपका यहाँ से बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसको सीरीज वाइज चेक कर रहे हो। अगर आप नए जुड़े हैं, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। आपके यहाँ पर 30 आउट ऑफ 30 आने की भी पूरी संभावना है, लेकिन आपको अच्छे से इन चीजों को पढ़ना है। तो सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली जो अधिगम का सिद्धांत है, जो लर्निंग की जो थ्योरी है, उनको यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहली थ्योरी मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी है, जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और यहाँ से एक सवाल आपके एस्टेट के एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है, जिसको प्रयास और भूल का सिद्धांत या फिर त्रुटि या फिर प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम है जो कि मैं आपके साथ इंक्लूड कर लूंगी, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इस थ्योरी पर बढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हो जाता है बिहेवियरिज्म। क्योंकि ये जो थ्योरी है आपकी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गया, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, ये सभी किसकी थ्योरी है? ये सभी बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद की थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं, ये तीनों थ्योरीज जो कि हम सीरीज में पढ़ेंगे। बट बिहेवियरिज्म होता क्या है, व्यवहारवाद क्या होता है? तो वैसे तो आपकी एक क्लास में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के एंड में रख दूंगे, जिसके अंदर आप बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे। बट आपको एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर मैं दे देती हूँ कि बिहेवियरिज्म क्या होता है। तो आप नाम से यहाँ पर चेक कर पा रहे हो, बिहेवियरिज्म मतलब हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, और इस पर पूरा जानने से पहले आपको एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए कि बिहेवियरिज्म के जनक किसको कहा जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जेबी वाटसन। ये नाम बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में रखना। जेबी वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन है। जेबी वाटसन ने इनको सारी चीजों को समझने पहले एक इन्होंने कुछ लाइनें बोली थी, कुछ एक पैराग्राफ इन्होंने बोला था। इन्होंने कहा था कि अब ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, इन्होंने खुद कहा था। ये कहता है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, और मतलब इन्फेंट दीजिए, बहुत छोटे बच्चे दीजिए, आप 2 साल से कम उम्र के, और हेल्दी बच्चे आप मुझे दे दीजिए। तो उन बच्चों को मेरा मन करेगा तो मैं उसमें से किसी एक बच्चे को डॉक्टर बना सकता हूँ, किसी एक बच्चे को लॉयर बना सकता हूँ, किसी एक बच्चे को टीचर बना सकता हूँ, किसी को शेफ बना सकता हूँ, किसी को मैकेनिक बना सकता हूँ, और मेरा अगर मन करेगा तो मैं उस बच्चे को भिखारी भी बना सकता हूँ। तो अब आप ये सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन इनका मानना ये है, जो इनकी अवधारणा है वो ये मानते हैं कि हमारी जो लर्निंग है, वो लर्निंग सिर्फ किससे प्रभावित होती है? एनवायरमेंट से। हम एनवायरमेंट के अंदर कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं, कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं जिसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, बिहेवियर करते हैं, और इसी से हमारी क्या होती है? लर्निंग होती है। इन्होंने टोटली किसको नेग्लेक्ट किया है? टोटली इन्होंने हेरिडिटी को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, किसको नेग्लेक्ट किया है? एक सेकेंड रुकिएगा। इन्होंने किसको नेग्लेक्ट कर दिया? टोटली हेरिडिटी को, अनुवांशिकता को, जीन्स को टोटली यहां पर इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। साथ ही जो भी आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, भाई दिमाग में भी तो चीजें होती होंगी ना। ठीक है, आप सराउंडिंग से सीखते हो, आप एनवायरमेंट से सीखते हो, बट मेंटल जो स्ट्रक्चर है उन्होंने टोटली इस चीज को इग्नोर किया। इसलिए इनको यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया गया था कि आप दिमागी तौर पर जो चीजें होती है, क्योंकि बच्चा जो है जन्म जब लेता है तो वो अपने माता पिता से कुछ ना कुछ अर्जित करके ही पैदा होता है, उसका एक बेस बना करके वो पैदा होता है। बुद्धि की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं बेस प्रोवाइड करता है बच्चे को जब वो पैदा होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उस बच्चे को मैं जैसा चाहूं उसको वैसा बना सकता हूं, उसको तो मैं भिखारी भी बना सकता हूं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो इसलिए इनकी आलोचना भी हुई, इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, किसको? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को। सिर्फ ये कहा कि हम एनवायरमेंट में जो एक कुछ स्टिमुलस होता है, कुछ उद्दीपक होता है, जिसके प्रति हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। कहते हैं कि पीपल लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। वातावरण से अंतक्रिया करते हुए यहाँ पर बच्चा सीखता है। अब आप कहेंगे स्टिमुलस स्टिमुलस मैं कर रही हूँ, होता क्या है स्टिमुलस? तो स्टिमुलस बेसिकली अगर हिंदी में बात करूं तो इसको उद्दीपक कहा जाता है। उद्दीपक। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको भूख लगी है, अगर आपको भूख लगी है तो जो खाना आप खाते हो वो खाना आपके लिए क्या है? वो आपके लिए स्टिमुलस है। उसको पाने के लिए फिर आप एक जो
बिहेवियर है वो दिखाएंगी, भी खाना खाएंगे आप, आपके मुंह में पानी आएगा, वो सब क्या है आपका रिस्पॉन्स है। अगर आपका पेपर अभी आ रहा है, किसी का अगर एचटेट का है, किसी की अगर जेबीटी भरती है, तो आपका जो रेस्पेक्टिव पेपर अभी आ रहा है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए स्टिमुलस है। और इस स्टिमुलस को पाने के लिए, इस पेपर को क्लियर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वीडियोस को लगातार देख रहे हो। तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ एक ऐसा उद्दीपक होता है, एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसके प्रति हम यहाँ पर क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, हम यहाँ पर व्यवहार करते हैं। और यही हमारी क्या डिसाइड करती है, यही हमारी लर्निंग डिसाइड करती है, अधिगम हमारा बताता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब इसी के अंदर हम क्या बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। अब बढ़ चलते हैं थ्योरी के ऊपर। बिहेवियरिज्म को एक बार बताना था, ठीक है। अब 3 थ्योरी को लगातार कर लेंगे। आज के इस थ्योरी में जो पर्टिकुलर होगा वो हमारा सिर्फ ट्रायल एंड एरर थ्योरी होगा। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको प्रयास और भूल का सिद्धांत कहा जाता है, नाम से ही आपको क्लियर है, ये कहता है कि हम जब लर्निंग करते हैं तो बहुत सारे ट्रायल्स में करते हैं, हम गलतियां करते हैं और फिर उनसे हम सीखते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमको पूरा समझना है इस चीज को। अब जो जिन्होंने इस थ्योरी को दिया वो कौन थे, ई.एल. थॉर्नडाइक। कौन थे, ई.एल. थॉर्नडाइक। और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। सारी चीजें आपको नोट्स वगैरह में मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करके दे दी है, जिसने ले रखे हैं वो आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। आप रिफ्रेश करते रहना। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है जी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक भी माना जाता है। थॉर्नडाइक का नाम हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो थॉर्नडाइक का नाम एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम हो जाता है साइकोलॉजी के अंदर, इनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इन्होंने बेसिकली क्या करा कि मतलब लर्निंग को समझाने के लिए इस अपने प्रयास को, ये जो आपका सिद्धांत है, इसके लिए उन्होंने एक यहाँ पर एक पजल बॉक्स बनाया, ठीक है। आपसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो आपको भले ही यहाँ पर ये कुछ भी दिखाई दे रहा हो, आप ये अज्यूम नहीं करेंगे ये है कैटी, ठीक है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्ली पर किया था। अगर आपको ये बिल्ली के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो फिर आप इसको इग्नोर करेंगे, ये बिल्ली है, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस एनिमल पर किया, बिल्ली पर किया। और जिस बॉक्स में इसको रखा उस बॉक्स को नाम दिया गया पजल बॉक्स, ठीक है। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को लिया और इसको जो है इसके अंदर बंद कर दिया। इसे बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, जब ये इस लीवर पर प्रेस करेगी, पैर रखेगी, तो ये यहाँ से इसको खोल देगा और ये दरवाजा खुल जाएगा, जिसके थ्रू ये बाहर आएगी। और ये जो पोर्शन है ये इसका बाहर से देखने के लिए विजिबल है, इसको प्रॉपरली कवर नहीं किया गया है। और यहाँ पर इसके लिए खाना रखा गया है, ठीक है, जो कि क्या है, फिश है। यहाँ पर ये फिश इसके लिए किसका काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है, उद्दीपक का काम कर रही है। अब जो भी सारी चीजें होंगी वो इस फूड को प्राप्त करने के लिए होगी, इस खाने को, इस स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए होगी। तो इन्होंने क्या किया, इस भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। बिल्ली को जब भूख लगेगी तो वो इधर उधर जाएगी, उसके पास अभी इतना दिमाग नहीं है, ठीक है, कि भाई वो इसके ऊपर क्या कर ले, प्रेस करे और इससे बाहर आ जाए। तो जब वो इधर उधर गई थोड़ी देर में, तो उसका गलती से पैर इस लीवर के ऊपर रखा गया, और जैसे ही रखा गया ये दरवाजा खुल गया, बाहर आई और उसने फिश खा लिया। उन्होंने अगले दिन इसको फिर से बंद किया। जब फिर से बंद किया तो अगेन इधर उधर चक्कर काटा उसने, अभी नहीं पता था कि इसके ऊपर पैर रखूंगी तो बाहर आ जाऊंगी, फिर से चक्कर काटा, और जब गलती से इसके ऊपर पैर रखा गया तो वो फिर से बाहर आई और उसने फिश को खाया और अपनी भूख मिटाई। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कितने दिन के लिए, पूरे 10 दिन लगातार, 10 डेज कॉन्सिक्यूटिव, मतलब कंटिन्यूटी के साथ इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। और ऐसा टाइम आ गया इन 10 दिनों में कि एक टाइम ऐसा आ गया कि बिल्ली जो है, ये जो बार बार ट्रायल्स कर रही है, बार बार जो प्रयास कर रही है, इससे एक ऐसा टाइम आ गया कि जैसे ही थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बंद किया, उसने एक ही बार में लीवर को प्रेस किया और वो बाहर आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, यही आपका बिहेवियरिज्म बताता है। ये कहते हैं कंडीशनिंग की बात करते हैं कि अनुबंधन यहां पर स्थापित कर लेती है बिल्ली, कि भाई वो सीख गई है अब सारी चीजों को, वो ट्रायल से सीख गई है, ठीक है। बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रायल से सीख गई है वो, कि अब उसने सिर्फ प्रेस करा इस पे और वो बाहर आ गई और उसने क्या ले लिया, अपना खाना ले लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने परफॉर्म किया और इसके बेस पर इन्होंने यहाँ पर अधिगम के कुछ लॉज दिए, जो कि आपसे एस्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो प्राइमरी लॉज है, जो मुख्य नियम है
सीखने के, अधिगम के, वो यहाँ पर 3 है, और जो सेकेंडरी है वो यहाँ पर हम 8 डिस्कस करते हैं। कहीं पर आपको 5 भी दिखाई मिलेंगे, बट आपसे ये नहीं पूछा जाता कितने हैं। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये आपके प्राइमरी 3 ही होते हैं, और आपको इनके नाम भी ध्यान में रखने हैं। आपसे ये भी पूछा गया है कौन सा इसमें प्राइमरी नहीं है, ठीक है, तो आपको इनमें से दे देगा, और एक जो है आपका हाँ वाला दे देगा, तो उससे आपको फिर पूछ लेगा, ठीक है, नहीं वाला दे देगा, और फिर आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा। तो जो 3 प्राइमरी लॉ है वो आपके कौन कौन से है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। पहला जो नियम है वो कहता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ये नियम बेसिकली ये कहता है कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हो, अगर उसके मन में सीखने की इच्छा नहीं है, वो उस चीज को सीखने के लिए रेडी ही नहीं है, तो आप उस बच्चे को नहीं सिखा सकते हो। जैसे अगर बिल्ली ने यहाँ पर लीवर को प्रेस करा क्योंकि वो करना चाहती थी, वो रेडी है उस चीज के लिए, उसे भूख लगी है, उसको खाना दिखाई दे रहा है, और इस खाने को पाने के लिए वो झटपटा रही है, और उसका फिर पैर यहाँ पर रखा गया है। तो अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर रेडी नहीं है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, तो आप वो बच्चा फिर नहीं पढ़ सकता है। ये बात करती है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, तत्परता का नियम। सेकेंड जो नियम कहता है वो कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके अंदर हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, प्रभाव का नियम है ये, और हम मोटिवेशन की बात करते हैं, मोटिवेशन की, ठीक है। किससे रिलेट करता है ये, मोटिवेशन से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। और मोटिवेशन क्या होता है, अगर आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और साथ में अगर आपको आपके पेरेंट्स मोटिवेट करते रहे कि आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा, तो वो इतना बहुत होता है किसी के लिए भी, ठीक है। तो इफेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर कोई भी, जैसे रिस्पॉन्स यहाँ पर बिल्ली कर रही है, ठीक है, बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली के सामने स्टिमुलस है, और बिल्ली बार बार क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये जो है रिस्पॉन्स करना इसका, वो अगर सेटिस्फाइंग हुआ, सेटिस्फाइंग मतलब अगर वो प्रतिक्रिया कर रही है और वो जिस पर्पस के लिए कर रही है, जिस स्टिमुलस के लिए कर रही है, अगर वो उसको मिल गया, तो मतलब वो सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स है। और अगर वो सेटिस्फाइंग है तो फिर वो और ज्यादा मोटिवेट होगी आगे करने के लिए। लेकिन इन केस अगर वो ये बार बार मेहनत भी करे और उसको ये फिश भी ना मिले, तो क्या वो बार बार करेगी, नहीं, उसका इंटरेस्ट यहाँ पर लूज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या कहा गया कि सीखने के लिए जब भी कोई बच्चा सीखता है तो उसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जिस चीज के लिए बच्चा यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको वो एक अगर जो सुटेबल जो उसका रेस्पॉन्स है, अगर वो सेटिस्फाइंग हो, जिस पर्पज के लिए कर रहा है, वो अगर गोल उसको अचीव होता हुआ दिखे, तो फिर वो और भी ज्यादा मोटिवेट होगा। नहीं उसको अगर दिख रहा है तो फिर वो अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज करना स्टार्ट कर देगा। एक्सरसाइज की जब बात करते हैं तो लॉ ऑफ यूज और डिसयूज की बात करते हैं। देखो एक्सरसाइज आप सभी को पता है, आप अगर इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको इसको एक्सरसाइज करना होगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा, इसको रिवाइज करना होगा। सेम चीज यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी चीज हम सीखते हैं तो वो हमें यूज में लानी होती है। अगर हम उसको यूज में लाएंगे, अगर हम उसको प्रयास में, उपयोग में लाएंगे, तो हमारी जो लर्निंग है वो स्ट्रोंग हो जाती है, ठीक है, मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको डिसयूज करेंगे, अगर हम उसको यूज में नहीं लाएंगे, उपयोग में नहीं लाएंगे, तो हमारी जो लर्निंग है वो वीक होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, आप जब अपनी इन सारी क्लासेस को देखेंगे, अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो, यूज में हो, तो आपका कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी लर्निंग जो है वो अच्छी तरीके से होगी, इफेक्टिव लर्निंग होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करा, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं बनाए, तो सिर्फ एक थ्योरी करने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये क्या है आपका डिसयूज। जैसे आप मैथमेटिक्स को करते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स का एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, 2-4 क्वेश्चन बना दिए, फिर बाद में आपने उसको 10-10 दिन तक छुआ ही नहीं, तो वो क्या है आपका डिसयूज में चला जाता है, फिर आपकी जो लर्निंग है वो वीक हो जाएगी। तो ये 3 लॉ हमने देखे प्राइमरी के। अब बात करते हैं जो आपके मेन तो यही है, ये आपके सेकेंडरी लॉ होते हैं, जिनको आप गौण नियम कहते हैं, माध्यमिक भी कह देते हैं, द्वितीय भी कह देते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला आपका आ जाता है वो है प्राइमेसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी। कंप्लीट नहीं लिखा मैंने, ऐसे आएगा लॉ ऑफ प्राइमेसी, ठीक है, प्राथमिकता का नियम। इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि कोई भी जो लर्निंग है, जब आप किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हो ना, शुरुआत करते हो, तो शुरुआत हम बहुत धमाकेदार करते हैं। और जब भी आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होते हुए, फोकस्ड होते हुए चीजों को करते हो। जैसे जब मैंने पहली क्लास बनाई थी किसकी, इसकी सीडीपी की, जो आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली पहली क्लास बनाई थी, तो उस पर जो व्यूज है वो बहुत ज्यादा जा चुके हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने उसको स्टार्टिंग में देखा है, उससे पढ़ाई करी है। लेकिन धीरे 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 जो पढ़ना है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जो इंटरेस्ट जो पहला बनाया था सबसे पहले, वो कहीं ना कहीं एडवांस में था, वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनाया था।
ठीक है, तो ये कहता है कि अगर स्टार्टिंग में अगर आप कोई काम करते हो, कहते हैं ना कि इंप्रेशन जो है स्टार्टिंग का वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो स्टार्टिंग की जो लर्निंग है उसकी बात करी जा रही है कि वो बेस्ट लर्निंग होती है, वो ज्यादा दिन तक आपकी बनी भी रहती है। तो प्राइमेसी आपका वही होता है। रिसेंसी का मतलब होता है कि रिसेंटली आपने जो लर्न करा है वो आपके दिमाग में बहुत रहती है। जैसे आप अगर रिवाइज करके जाएंगे, अगर अपने पेपर में, एस्टेट के पेपर में या फिर जेबीटी भर्ती के पेपर में जब आप रिवाइज करके जाएंगे, तो वो रिवीजन वाला जो वर्क है वो एग्जाम के टाइम में यूं का यूं आप रिकॉल कर पाओगे आराम से। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो रिसेंसी का मतलब क्या है, जो आपने रिसेंट लर्निंग करी है वो भी आपके ऊपर बहुत असर डालती है। थर्ड आता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, तीव्रता, किसकी, उद्दीपक की तीव्रता का नियम। अब यहां पर ये कहा गया कि अगर स्टिमुलस पुअर हुआ, जिस उद्दीपक के लिए आप भाग रहे हो, जिसको आप पाना चाह रहे हो, अगर वो पुअर हुआ, ठीक है, तो आपकी जो लर्निंग है वो लो होगी। आप उसमें फिर इतना ज्यादा आप मतलब स्ट्रेंथ के साथ नहीं उस काम को करेंगे, आप अपना रेस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको जो स्टिमुलस है वो स्ट्रोंग लग रहा है, तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो भी आप तीव्रता के साथ देंगे, आप स्ट्रेंथ अपने वहां पर दिखाएंगे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ पुअर की, कि लेट्स से कि एक तो मैं आपको सिर्फ बिना इस डायग्राम के और सिर्फ किताबी यहाँ पर किताब खोल करके आपको सिर्फ ऐसे ही बता दूं इस थ्योरी को, ठीक है, सिर्फ बुक्स की हेल्प से आपको बता दूं इस थ्योरी को, और एक मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर विद डायग्राम करके और पूरा लॉज वगैरह लिख करके बता रही हूँ। मैंने और भी ज्यादा अगर टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, एड्स का अगर इस्तेमाल कर लिया है, तो कौन सा आपका स्टिमुलस यहाँ पर बेटर है, ठीक है, ये वाला स्ट्रोंग हो जाएगा। तो ये वाला स्ट्रोंग है, तो फिर आपकी जो लर्निंग है वो भी बेस्ट लर्निंग यहाँ पर होगी, इफेक्टिव लर्निंग होगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग है पुअर या फिर आप स्लो कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपका स्टिमुलस पुअर है तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। अगर आपका स्टिमुलस स्ट्रोंग है तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करके आप उस चीज को पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं एचटेट के एग्जाम की, तो एचटेट के एग्जाम आप सभी को पता है क्या है भाई, उसमें कि आपका सिर्फ टेट एग्जाम है, ठीक है, इसके अंदर आप मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन कंपैरिजन टू वैकेंसी, अगर किसी की वैकेंसी आई है तो फिर वो दिन रात एक कर देते हैं, उनके लिए फिर वो क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। आपके लिए भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके कंपेयर में नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसमें अगर नहीं भी होगा तो ठीक है, नेक्स्ट बार अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या है स्टिमुलस की। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ नंबर पर मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया, यानी कि आप कोई भी अगर स्टिमुलस आप पाना चाहते हो तो उसके लिए आप बार बार ट्राई करते हो, बार बार आप अपनी प्रतिक्रिया देते हो। जैसे बिल्ली ने दिया, बिल्ली बार बार क्या कर रही है, प्रेस कर रही है, बिल्ली बार बार ट्रायल कर रही है, गलती हो रही है फिर ट्रायल कर रही है, ठीक है, तो हम अपने वांछित जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, उसको पाने के लिए बार बार रिस्पॉन्स करते हैं। सेट एटीट्यूड, निर्धारित दृष्टिकोण, अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हो, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसके प्रति सबसे पहले आपका एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड बोले तो अगर आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप जेबीटी की भर्ती कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट उसके लिए बनाना पड़ता है। अगर किसी ने पहले ये कह दिया कि मेरे से तो नहीं होगा, तो फिर उससे वो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, तो आपको पॉजिटिवली चीजें लेनी होती है, सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है जो कि 6 नंबर का है, एनालॉजी एंड असिमिलेशन, सादृश्य और आत्मसात की बात कर रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है 6 नंबर वाले में, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये कहता है कि आपकी जो प्रायर नॉलेज है, प्रायर नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान, इसका अगर कनेक्शन होता है आपके न्यू कंसेप्ट पे, आप अगर कोई भी नए कंसेप्ट सीख रहे हो और दोनों के बीच अगर सिमिलैरिटी है, तो आपके जो लर्निंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो और आपने उससे रिलेटेड कोई चीज पहले पढ़ी है, और फिर जब उसी से रिलेटेड जब आप आगे चीजें अप्लाई करते हो, तो दोनों का आप एक एक्सपीरियंस के साथ आप आते हो, आपका आपका एक रिलेशन बन जाता है, आप कनेक्शन बना पाते हो कि ये तो मैंने पिछली बार करा था, तो आप आगे भी उस चीज को सॉल्व कर पाते हो। तो दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। आपका जो पूर्व ज्ञान है, आपका जो पूर्व एक्सपीरियंस है, वो किस में हेल्प करता है, आपके नए कंसेप्ट को सीखने में, नई लर्निंग को सीखने में हेल्प करता है। ये आपका एनालॉजी और एसिमिलेशन है। देन 7th वन पे आते हैं, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य स्थानांतरण की बात करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये कहते हैं भाई देखिए हमने इस थ्योरी में क्या देखा, हम इस थ्योरी में बात कर रहे हैं कि आपके सामने एक स्टिमुलस है और उस स्टिमुलस को पाने के लिए आप क्या करते हो, रेस्पॉन्स करते हो, इसलिए इस थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। नाम यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, मैं बता दूंगी आपको अभी, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते थे, एक स्टिमुलस था और एक रेस्पॉन्स। जैसे बिल्ली है, बिल्ली के लिए पहले स्टिमुलस क्या था, फूड था, भाई खाना था स्टिमुलस,
ठीक है, उसके लिए उसने क्या करा, रेस्पॉन्स दिखाया, एक अपनी प्रतिक्रिया या फिर आप कह सकते हो अनुक्रिया दी। ठीक है, यहाँ पर ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब है कि अगर आपका स्टिमुलस बदल जाए, लेट्स से कि S1 था जो कि फूड था, अगर आपका स्टिमुलस S2 हो गया तो भी यहाँ पर रेस्पॉन्स सेम रहेगा। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर क्या था, पहले फूड था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थोंडाइक ने एक बात और भी करी थी कि जब भी वो यहाँ पर फूड रख रहे थे तो इस बिल्ली को बार बार कह रहे थे स्टैंड अप, क्या कह रहे थे, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो ऐसे वो रिपीट करते गए। तो पहले क्या था कि जब वो फूड रख रहे थे तो फूड को देख के खड़ी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया कि जैसे जैसे फूड आ रहा है तो स्टैंड अप भी बोला जा रहा है, और जब स्टैंड अप बोला जा रहा है तो मतलब खड़ा होना है। एक टाइम ऐसा आया कि जब थॉर्नडाइक ने उसको खाना नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये बोला स्टैंड अप, क्या बोला, स्टैंड अप। तो ये अब उसके लिए क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया है स्टैंड अप, क्योंकि अभी खाना नहीं दिया है। ठीक है, और इसी को ही कंडीशनिंग बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं। कि बाद में पहले फूड दे रहा था, स्टैंड अप भी बोल रहा था थॉर्नडाइक, लेकिन धीरे धीरे उसने ये सीख लिया कि फूड आ रहा है, स्टैंड अप बोल रहे हैं, मतलब खड़े होना है। एक टाइम पर फूड नहीं दिया, सिर्फ स्टैंड अप ही कहा तो वो खड़ी हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्टिमुलस चेंज हो गया, बट स्टिल उसने क्या किया है, रेस्पॉन्स किया है यहाँ पर। ठीक है, स्टिल उसने जो प्रतिक्रिया, जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर दिया है। सो ये क्या है, आपका एसोसिएटिव शिफ्टिंग है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 8 पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक सक्रियता। इसके अंदर बेसिकली क्या बात करते हैं कि आप कोई भी चीज अगर सीख रहे हो तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सीखने की बात करी गई है। आप उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बना करके उसको टुकड़ों में तोड़ करके अगर पढ़ाया जाए या फिर पढ़ा जाए तो फिर लर्निंग आपकी ज्यादा बेटर होती है। ये आपका पार्शियल एक्टिविटी हो गया। तो ये आपके कुछ लॉज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा ये आपका थोड़ा सा रह गया कि इस थ्योरी को अदर नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूछा गया अभी एग्जाम में। ठीक है, एक आपका पेवलोव का भी अदर नाम पूछे जाते हैं और एक आपके इसके भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट में स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस देखा, उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसलिए इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी, SR बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। इसको थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसको कनेक्शनिज्म यानी कि सहसंबंधवाद की थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये नाम आप जरूर यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, कनेक्शनिज्म की थ्योरी। चलिए, ये था आज की इस थ्योरी में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो अगर आप लेना चाहे तो। पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी इनसे रिलेटेड और अच्छा, इससे रिलेटेड आपके MCQs भी रात को लाइव में डिस्कस करूंगी 9 बजे, उसमें आप जरूर जुड़े अगर आप पहली बार देख रहे हो। बाकी मैथमेटिक्स आपका चला हुआ है, हिंदी आपका चला हुआ है और CDP यहाँ पर चला हुआ है, तो इसकी क्लासेस आप अवेल कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।